बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना का इस्तीफा। पूर्व प्रधानमंत्री अब कहेंगे शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन हिंसा का दौर थमा नहीं। कैसे बांग्लादेश में इस तरह के हालात पैदा हो गए? तो शेख हसीना को भारत में सहारा मिला है। पहले पिता का कत्ल हुआ, अब बेटी को बेदखल किया गया। 2 महीने के लंबे प्रोटेस्ट के बाद फाइनली शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई है और अब बांग्लादेश का पूरा कंट्रोल आर्मी चीफ वाकर उस जमान ने अपने हाथों में ले लिया है। बट पता है आखिर इन सब के पीछे कौन है? वैसे तो देखा जाए तो वहाँ के प्रोटेस्टर्स और आर्मी है, बट ये तो सामने दिख रहे हैं। इन सब के पीछे असल में अमेरिका है। ये एक आर्टिकल देखिए, जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई तो इस पे यूएसए बांग्लादेश के आर्मी की तारीफ कर रहा है। और तो और जब आर्मी चीफ वकर उस जमान ने इंटरिम गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट किया तो उसके तुरंत बाद यूएसए कहता है कि हम इसका स्वागत करते हैं। बट ये सब ऐसे ही नहीं हो गया कि स्टूडेंट इकट्ठा हुए और 4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आर्मी ने प्रोटेस्टर्स का साथ दिया और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। नहीं, 7 जनवरी को जब जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया और शेख हसीना की पार्टी जीत जाती है, तब देखिए यूएसए ने क्या कहा, बांग्लादेश इलेक्शंस नॉट फ्री और फेयर। उसके बाद शेख हसीना अचानक से एक दिन ये कहती है कि एक गोरे आदमी ने उनसे ये कहा है कि आप हमें बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाने दो और हम बदले में आपको पावर में रखेंगे। और जिस तरह से इन्होंने हिंट दिया था उससे तो यही लग रहा है कि वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रही थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन पावर उनकी सरकार गिराने में लगी हुई है। और इन्होंने ये स्टेटमेंट 28 में 2024 को ही दिया था और इसके ठीक 7 दिन बाद कोटा सिस्टम लाया जाता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। एग्जैक्टली क्या था ये कोटा सिस्टम और लोग इतना गुस्सा क्यों हो गए थे। कोटा सिस्टम आने के जस्ट 3 दिन बाद ही बांग्लादेश में एक ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद पीटर हास जो यूएस एम्बेसडर है टू बांग्लादेश, वो अचानक से बांग्लादेश छोड़कर अमेरिका वापस चले जाते हैं। और ठीक इसके 11 दिन बाद इतना मैसिव प्रोटेस्ट होता है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा पहले भी अमेरिका इमरान खान के साथ कर चुका है और उसको दुनिया ने देखा भी है। इवन आप द हिंदू का ये आर्टिकल देखिए, स्टूडेंट यूएस हसीना टाइज इन फोकस। जब से शेख हसीना पावर में आई तब से लेकर यूएसए का रिलेशन बांग्लादेश से कुछ खास रहा नहीं है। जैसे इमरान खान के साथ अमेरिका का अच्छा रिलेशन नहीं था। अब देखो यूएसए का इसमें क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या रोल रहा है इस पूरे सिचुएशन में, ये अभी तो क्लियर नहीं है। बट आने वाला टाइम जरूर बताएगा कि इन सब के पीछे यूएसए का क्या मोटिव है। इवन यूएसए ही नहीं, पाकिस्तान और चाइना भी इस सिचुएशन का फायदा उठाने की तैयारी में है। बट ये सिचुएशन बांग्लादेश में आई ही क्यों? क्या इसके पीछे एक मात्र रीजन कोटा सिस्टम ही है? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम का जजमेंट पास किया और जब मैसिव प्रोटेस्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे टेक डाउन कर दिया। तो इसमें कहीं से भी शेख हसीना के गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। ये सब जो भी जजमेंट पास किया गया वो जुडिशरी ने किया। लेकिन प्रोटेस्टर्स शेख हसीना से इतना गुस्सा क्यों हो गए थे कि वे लोग पीएमओ के ऑफिस से लेकर संसद तक, इवन जहाँ शेख हसीना रहती थी, प्रोटेस्टर्स वहाँ भी घुस गए और तोड़फोड़ मचाने लगे। पूरे बंगलों तक को लूट ले गए। इवन लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उनके नेता को भी जिंदा जला दिया गया। अवामी लीग के नेताओं को जिंदा जला दिया गया है। लोगों में इतना गुस्सा है कि अवामी लीग के नेता का एक होटल था, उसको जला दिया गया, जिसमें 24 लोग मारे गए। भीड़ ने 24 लोगों को जिंदा जला दिया है। जो जानकारी मिल रही है, अवामी लीग के नेता का होटल था जिसे फूका गया। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा नफरत भर चुकी है बांग्लादेश के लोगों में अवामी लीग के पार्टी के अगेंस्ट। बट इन सब के पीछे आखिर रीजन क्या है? और यार अब तो शेख हसीना भी देश छोड़ चुकी है, तो अब भी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्या बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बनने वाला है? और ऐसा मैं नहीं, शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद का कहना है। तो एग्जैक्टली बांग्लादेश में हो क्या रहा है, प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है, वहाँ हिंदुओं को क्यों जलाया जा रहा है और अब आगे बांग्लादेश का होगा क्या? देखिए अभी जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो अनडाउटली कोटा सिस्टम को ही लेकर हो रहा है। तो पहले इसी कोटा सिस्टम को समझते हैं, जब भी आपको अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो समझ में आएगा। देखिए बांग्लादेश में पहली बार बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जो शेख हसीना के फादर है, उनके ही द्वारा 1972 में सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जब बांग्लादेश ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की थी। इस कोटा सिस्टम का मकसद उन फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज करना था जो बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे। इनिशियली 30% कोटा उन फैमिली मेंबर्स के लिए एलोकेट किया गया जो फ्रीडम फाइटर थे। इसके अलावा 20% मेरिट लिस्ट के लिए, 40% डिस्ट्रिक्ट वाइज और 10% वॉर अफेक्टेड वुमेन के लिए। उसके बाद भी मल्टीपल टाइम इसको रिफॉर्म किया गया। पहला मेजर रिफॉर्म हुआ जब स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के बाद 2013 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, लेकिन ये रिफॉर्म ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। इसलिए फिर से शेख हसीना की पार्टी ने 2018 में फिर से इस कोटा सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स किए।
है। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने फिर से प्रोटेस्ट किया तो इस बार गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर्स के कोटा को एलिमिनेट ही कर दिया गया और रिजर्व्ड कोटास को 56% से रिड्यूस करके 35% कर दिया गया। तो 2018 से लेकर अब तक सभी सही चल रहा था, लेकिन फिर आता है साल 2021। उस साल बहदुल इस्लाम और उसके साथ 6 लोग और मिलकर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के हाई कोर्ट में एक राइट पिटीशन फाइल करते हैं कि 2018 में सोल्जर के बच्चों के लिए कोटा सिस्टम था उसको फिर से वापस लाया जाए। ये जो 7 पिटिशनर थे ये सभी फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे, इसलिए इन्होंने ये राइट पिटीशन फाइल किया था। तो जब ये राइट पिटीशन फाइल हुआ तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से ढाका हाई कोर्ट ने जून के महीने में पिटिशनर्स को इन्वाइट किया और कहा कि वो अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट इशू है जो डिटेल्ड हियरिंग डिजर्व करता है। तो जून महीने के शुरुआत से ढाका हाई कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होने लगता है। पिटिशनर्स ने ये आर्गू किया कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिसेंडेंट्स के लिए 30% कोटा सिस्टम को वापस लाना जरूरी है, क्योंकि ये उनके सैक्रिफाइसेस का सम्मान है। मतलब इन पिटिशनर्स का आयरनी देखो, फ्रीडम फाइटर्स के बेटे पोते ने कौन से सैक्रिफाइस किया था भाई। और पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि ये कोटा सिस्टम उनके लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट जॉब्स में। बट सरकार ने इनिशियली इसको अपोज किया, आर्ग्यू करते हुए कि कोटा सिस्टम को खत्म करना मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को प्रमोट करने के लिए था। लेकिन हाई कोर्ट में जो जज थे KM कमरुल कादेर एंड जस्टिस खिजिर हयात, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, कोटा सिस्टम को वापस लाना चाहिए और ये दोनों ही जज इस कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम के रूल को पास कर देते हैं। और इन्होंने गवर्नमेंट के 2018 के डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इनफेक्टिव तक कहा। 2024 वाले कोटा सिस्टम में ये था कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं उनके लिए 30% रिजर्वेशन है। ऐसे ही वुमेन्स के लिए 10%, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कोटा के लिए 10%, इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए 5%, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 1% और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन 44%। मतलब 56% सीट पर कोई सा भी जॉब आएगा वो रिजर्व रहेगा। इसको ऐसे समझो कि अगर 100 गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो 30 जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, 10 जॉब्स वुमेन्स के लिए, 10 जॉब्स डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कोटा के लिए, 5 जॉब्स इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए और 1 जॉब पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व है। बाकी 44 जॉब्स मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के लिए होती है। तो जब ये वर्डिक्ट 5 जून को आता है और जैसे ही ये न्यूज पूरे बांग्लादेश में फैलती है, पूरे देश के स्टूडेंट्स और लोग गुस्सा हो जाते हैं और कुछ पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप्स पीसफुल प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। अर्ली जुलाई में शुरू हुई ये प्रोटेस्ट पहले छोटी थी, लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि 7 जुलाई को एक बांग्लादेशी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने ये रिवील किया कि पिछले 12 सालों से बांग्लादेश सिविल सर्विसेज BCS, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में UPSC होती है वैसे ही बांग्लादेश की BCS और दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम के क्वेश्चंस रेगुलर लीकेज के साथ कंसिस्टेंटली कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अब जैसे ही ये बात बाहर आती है तो जो स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट से दूर रह रहे थे वो भी जुड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैलने लग जाता है। इन सब चीजों में और आग में घी डालने का काम खुद शेख हसीना करती है। शेख हसीना ने 14 जुलाई को एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टर्स को रजाकर्स कहा, जो बांग्लादेश में एक डेरोगेटरी टर्म माना जाता है। एक्चुअली रजाकर बांग्लादेश में उनको कहा जाता है जो 1971 की वॉर में बांग्लादेश में रहते हुए कुछ बांग्लादेशी लोग पाकिस्तान का साइड ले रहे थे, उनको ही बांग्लादेश में रजाकर कहते हैं। अब शेख हसीना के इस स्टेटमेंट के बाद जो स्टूडेंट अब तक कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब सरकार के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद ही कई यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस ने फोर्सफुली स्टूडेंट को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कई स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। इसके बाद तो पूरे देश में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जिससे क्रिएट हुए वोलेटाइल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को कर्फ्यू लगाना और सिविल अथॉरिटी की मदद के लिए आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा। और जुलाई 18 को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कंट्री में एस्केलेटिंग वायलेंस के कारण मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस के कारण करीब 300 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग इंजर्ड हुए। फाइनली जुलाई 21 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट स्क्रैप कर दिया और डिक्लेयर किया कि सिविल सर्विसेज में 93% जॉब्स मेरिट बेस्ड होंगी, जबकि फ्रीडम फाइटर्स या उनके बच्चों का कोटा 30% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया। 1% कोटा एथनिक माइनॉरिटीज और 1% पर्सन विद डिसेबिलिटी और पीपल ऑफ थर्ड जेंडर के लिए रिजर्व किया गया। लेकिन इससे बिल्कुल भी बात नहीं बनती है। जो स्टूडेंट कोटा सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब ये डिमांड करने लग जाते हैं कि PM पे केस चलाया जाए, मास किलिंग के लिए PM जिम्मेदारी ले और पब्लिक से अपॉलॉजी करे। जो डेथ इंजर्ड हुए हैं उन फैमिलीज को सरकार कंपनसेशन दे। बाकी का आप ये लिस्ट देख सकते हो स्टूडेंट ने क्या क्या डिमांड रखी थी। अब अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक कोटा के अगेंस्ट में हुआ प्रोटेस्ट था, बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा के अगेंस्ट में नहीं बल्कि एक बनने वाली डिक्टेटर के अगेंस्ट में भी था। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की ये आर्टिकल देखिए, 2008 के बाद से एक भी ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं कराया गया है बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश में इलेक्शन तो हो रहे थे लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि कोटा इशू तो सिर्फ सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा है, नीचे कई बड़े
प्रॉब्लम्स थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है यार, शेख हसीना ने जो भी किया, लेकिन अब तो वो देश छोड़ चुकी है, तो अभी भी प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं? तो प्रोटेस्टर्स की अभी भी कुछ डिमांड है। प्रोटेस्टर्स का डिमांड ये है कि पार्लियामेंट को भंग किया जाए और फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरे देश में कंडक्ट करवाया जाए। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट में घुस गए हैं और वहाँ भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो जब तक पार्लियामेंट भंग नहीं हो जाता और मिलिट्री प्रॉमिस नहीं करती कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। फिलहाल का सीन ये है कि शेख हसीना अब देश छोड़कर भाग चुकी है और बांग्लादेश का फुल कंट्रोल आर्मी ने ले रखा है। बट मिलिट्री का रूल कैसा होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ऑफिशियली तो डेमोक्रेसी है, लेकिन मिलिट्री का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वहाँ आज तक कोई भी पीएम अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब क्या, बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बनने वाला है? खैर ये तो वक्त बताएगा, बट अभी बांग्लादेश में अब प्रोटेस्टर्स एक्सट्रीमिज्म का रूप ले रहे हैं। जब से शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, तभी से कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग मंदिरों को जाकर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, साथ ही साथ हिंदू घरों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। और ये सब सुनकर अगर आपको किसी चीज की याद आ रही है तो यस, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ही ऐसे इंसिडेंट सुनने मिलती है, लेकिन अब बांग्लादेश में भी सुनने मिल रही है। बांग्लादेश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हाँ, ये बात भी कुछ हद तक सही है कि कुछ मंदिरों को खुद मुस्लिम स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट रियलिटी ये भी है कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। बट अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है, उसके पीछे बांग्लादेश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट का तो हाथ है ही, बट इसके अलावा जमात उल मुजाहिदीन का भी हाथ है। और एक्चुअल में ये जमात उल मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ग्रुप है जो बांग्लादेश में एक्टिव है। बट क्वेश्चन ये है कि ये हिंदुओं पे क्यों अटैक कर रहे हैं, इनका असली मकसद है क्या? अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।